नरेंद्र सिंह मेहरा जैविक खेती को बढ़ावा देने के मिशन में जुटे हैं। खेती में नए नए प्रयोग करना उनकी पहचान बन चुकी है। गेहूं की किस्म नरेंद्र 09 इजाद करने का श्रेय भी उन्हीं को ही जाता है। साथ ही गन्ने की उन्नत पैदावार की तकनीकों पर भी वो काम कर चुके हैं। युवकों को कृषि के गुर सिखा चुके हैं। ये सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। पंतनगर किसान मेले में हमारी मुलाकात हुई नरेंद्र सिंह मेहरा और उनके दो शिष्यों राहुल पांडे और अजय भट्ट से। मेरे साथ अभी जो जुड़ने जा रहे हैं उनमें से दो हैं युवा किसान और साथ ही साथ एक प्रगतिशील किसान। तो आइए उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं, वो किस तरह का काम कर रहे हैं वो आपको बताते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं राहुल पांडे, अजय भट्ट और साथ ही साथ नरेंद्र सिंह मेहरा जी। सबसे पहले तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है किसान ऑफ इंडिया में। थैंक यू वेरी मच। राहुल, मेरा आपसे सवाल है कि आप वर्मी कंपोस्ट से आप जुड़े हैं, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई और आपने इसी फील्ड को क्यों चुना? तो ऐसा था कि मैं और मेरा दोस्त दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और साथ ही साथ हम दोनों ने दिल्ली में गाजियाबाद साइड में अपने साइड में काम भी डाला हुआ था वर्मी कंपोस्ट का। फिर हमें ऐसा लगा कि उत्तराखंड को भी हमें जैविक बनाना चाहिए, जैसा कि हम पुलवाला और जम्मू कश्मीर और पंजाब के एरियाज़ में हम वहाँ से ट्रांसफ़र करते थे माल को। तो हमने सोचा कि उत्तराखंड में भी हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो उसी के साथ में अजय भट्ट और मैंने ये काम शुरू करा। फिर हमें हमारे गुरुजी मिले नरेंद्र मेहरा जी, तो इनने हमें बाकी का गाइड करा। आपके जो गुरुजी हैं वो रहे हैं नरेंद्र सिंह मेहरा जी। इनसे आपने सब कुछ खेती किसान के बारे में सीखा है। तो क्या सीखा आपने इनसे? क्या इनका जो गुरु ज्ञान रहा वो क्या रहा? जी मैम, हमारी नरेंद्र मेहरा जी से पहले जब से मैं स्कूल टाइम में था तब से ही मैं इनसे कांटेक्ट में रहता था। तो जब मैंने बीटेक बायोटेक्नोलॉजी किया पौड़ी गढ़वाल से। उसके बाद मेरी इनसे बात हुई, मैं दिल्ली चला गया, आगे की पढ़ाई भी करने लगा, जॉब भी करने लगा। उसके साथ साथ फिर हमने सोचा कि अब कैसे इस उत्तराखंड को जैविक बनाया जाए। तो नरेंद्र मेहरा जी से मेरी बात हुई। इन्होंने कहा कि यहाँ पे काफ़ी सारी दिक्कतें हैं कि यहाँ पे जो जैविक खाद है वो पहुँच नहीं पा रही है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो हमने उसके लिए क्या करा कि वहाँ से पहले तो हमने अपनी जो गाज़ियाबाद वाली यूनिट थी उससे यहाँ पे अपना वर्मी कंपोस्ट पहुँचाया, लेकिन वो एक सॉल्यूशन नहीं था उससे, क्योंकि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था उसकी जो भार पड़ रहा था वो किसानों के ऊपर पड़ रहा था। उससे हमारी वर्मी कंपोस्ट की जो प्राइस थी वो महंगी हो जा रही थी। तो हमने उसके बाद एक यहीं हल्द्वानी के गोलापार में एक प्रभु ऑर्गेनिक्स करके वर्मी कंपोस्ट की यूनिट डाल दी। ये तो आपके शिष्य रहे, आपसे सीख रहे हैं। तो आपका ये वर्मी कंपोस्ट इस पे जाने का, इसको अपनाने का ख्याल आया कैसे? जी मैं जो हूँ कि बहुत पहले से ही मैं खेती से जुड़ा हूँ, और लेकिन विगत जो 5 वर्ष मेरे हैं वो बिल्कुल जैविक खेती को समर्पित हैं। और मैं जैविक खेती की तरह इसलिए आया क्योंकि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनका एक सपना था कि उत्तराखंड को हम एक जैविक प्रदेश के रूप में देखना चाहते थे। और जो आज की परिस्थितियाँ हैं, हमारा सारा अनाज जहरीला हो चुका है और हमारी मृदा भूमि जहरीली हो चुकी है। अगर हम समय पर सचेत ना हुए तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा खामियाजा हमारे देश को भुगतना होगा। इसमें एक जो ज़बरदस्त परिवर्तन ला सकता है वो हमारा युवा ला सकता है, और इसलिए मैंने अपने इन 2 युवाओं को इस जिम्मेदारी से जोड़ा है। और मैं वर्मी कंपोस्ट के अलावा भी मैं अन्य जैविक उत्पाद, लिक्विड मतलब तरल पदार्थ घर में तैयार कर रहा हूँ। और मैं अपने किसानों को अपनी तरफ से बिल्कुल प्रचार और प्रसार जो करता हूँ अपने तरफ से करता हूँ। और मैं अपने प्रदेश के किसानों को जैविक खेती की ओर प्रेरित करने के लिए पूरे उत्तराखंड से की यात्रा तो करता ही करता हूँ, मैं उत्तराखंड से बाहर भी जाता हूँ लोगों को प्रमोट करने के लिए। किस तरह से वर्मी कंपोस्ट जो है इसके क्या फ़ायदे हैं जैविक खेती में? जी, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि जो हमारा अपशिष्ट होता है, जिसको हम बिल्कुल कूड़ा जिसे कहते हैं, उसमें अवसर को तलाशने की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। हमारे सबके घरों में जानवर होते हैं और उनका गोबर बेतरतीब तरीके से इधर उधर बिखरा होता है। हम उस गोबर को और उस कूड़े को एक जगह ढेर करके और उसको केंचुओं के माध्यम से उसको हम एक प्रकार से खाद के रूप में परिवर्तित करते हैं। लेकिन जो आपने इसका लाभ पूछा, इसका लाभ तो इतना ज़बरदस्त है, जो हम रासायनिक खादों का जो प्रयोग करते हैं उसके अपेक्षा अगर हम इसके प्रयोग से जो अनाज और फल सब्जियाँ
पैदा करते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। और दूसरी तरफ हम एक प्रकार से जैविक खेती की ओर जब बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस जहर को कम करने का भी एक प्रयास कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट जो होता है इसके अपने कुछ न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ होती हैं, पोटेशियम की बात करूँ, कैल्शियम की बात करूँ, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बताइए। मैं बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, मैं इसके बारे में बताऊंगा। देखिए, वर्मी कंपोस्ट एक तो साधारण वर्मी कंपोस्ट है जिसको हम बना लेते हैं, और दूसरा अगर जब इसमें हमें अगर नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है तो हम इसके लिए नाइट्रोजन के जीवाणुओं को डेवलप करते हैं, उसको हम गुड़ के माध्यम से करते हैं। उसी तरीके से NPK, DAP या अन्य अन्य जो भी इसमें न्यूट्रिएंट्स हमें बढ़ानी होती हैं हम उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम हरी जो वनस्पति है उसके पत्तियों के अर्क को इसमें मिला देंगे तो ये बहुत मतलब उर्वरक हो जाता है। उसी तरीके से अगर हम बेल के अर्क को इसमें मिला देते हैं तो ये बहुत समय तक पानी को अवशोषित कर लेता है। यदि हम चने के भूसे के अर्क को इसमें मिला लेते हैं तो हमारी नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेता है। आपने केचुओं का जिक्र किया, तो आपने जो इसकी किस्म होती है वो कौन सी है केचुए की? हमारी जो किस्म है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हम जो यूज़ करते हैं वो ऑस्ट्रेलियन ब्रीड यूज़ करते हैं, आइसिनिया फेटिडा। इसकी जो खासियत होती है, आपने काफ़ी सारे केचुए वैसे भी देखे होंगे जो नॉर्मली खेतों में मिलते हैं, लेकिन उनका क्या होता है, उनको गोबर मिल गया, उन्होंने गोबर खा लिया, मिट्टी मिल गई, मिट्टी खा ली। लेकिन जो आइसिनिया फेटिडा होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ गोबर खाते हैं। आप दोनों जो हैं इसकी मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, और मार्केटिंग सबसे बड़ी किसानों की समस्या सबसे बड़ी रहती है। तो राहुल, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह से इन प्रोडक्ट्स की जो मार्केटिंग है वो आप लोग करते हैं? तो ऐसा है, हमने इंस्टाग्राम से शुरू करा था। हम उसमें रेगुलर अपडेट्स डालते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं हम कि हमें गो ऑर्गेनिक स्पेशली इन उत्तराखंड हम प्रमोट करते हैं, और हम एक मूवमेंट से भी जुड़े हुए हैं, सेफ सॉइल करके। किसान को अगर मान लीजिए ऑल ओवर इंडिया से अगर वो आपसे लेना चाहता है तो किस तरह से वो आपसे संपर्क कर सकता है और क्या इनका रेट है? मैम मैं आपको बताऊंगा, मैं अपनी पैकिंग दिखाता हूँ। मैम ये मेरी 1 kg की पैकिंग है, ये हमने मेनली एक्सपोर्ट के लिए बनाई है, और ये यहाँ पे नर्सरीज़ और जो बाकी सीड हाउस हैं वहाँ पे जाती है। जो इसकी हमने जो प्राइस है, वैसे तो 80 रुपीज़ है MRP, लेकिन जो हम ये इसको देते हैं ये 25 रुपीज़ के हिसाब से देते हैं। ये मेनली लोग किचन गार्डनिंग के लिए लेते हैं। मैम ये हमारी दूसरी पैकिंग है, ये 5 kg की पैकिंग है, ये हम 80 रुपीज़ के हिसाब से देते हैं, और इसकी जो MRP है वो 240 रुपीज़ है। ये हम 120 के हिसाब से देते हैं। इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा तत्व हैं जो, क्योंकि जो नरेंद्र मेहरा जी ने अलग अलग अपनी जो एक खोज करते रहते हैं, तो उससे ये हमारी इसकी कीमत भी बढ़ गई है और क्वालिटी भी। और अगर कोई भी फार्मर हमारे फार्म पे आता है, क्योंकि उसमें हमारी कोई कॉस्टिंग नहीं लग रही, ना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रही है, ना कुछ लग रहा है, तो उसको हम 6 रुपये पर kg के हिसाब से, ये हमारी क्वालिटी है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। इसको हम 6 रुपये पर kg के हिसाब से देते हैं अपने फार्मर्स को। इन्होंने जिक्र किया था वो नरेंद्र ऑर्गेनिक्स का, तो उसकी इन्होंने कहा था कुछ अलग आप प्रयोग करते रहते, तो ऐसा क्या इसमें प्रयोग है? जी, मैंने अभी आपको बताया ना, जैसे हम चने का भूसे का अर्क निकाल के इसमें मिला देंगे तो उससे हमारी नाइट्रोजन बढ़ती है। यदि हम बेल के जो गिरे हुए दाने होते हैं उनको तोड़ने के बाद उनके अर्क को इसमें मिलाते हैं तो इनमें जल धारण की क्षमता बढ़ जाती है, यानी कि खेत को पानी बहुत लंबे समय तक पानी की ज़रूरत पड़ती है। अब आप कहेंगे कि आप इस ओर आए क्यों? मैं इसके ओर आने का भी एक कारण बताऊँगा। इसका पहला कारण है कि इसको मैं अपने लिए तैयार करता हूँ। दूसरा, ये जो मैंने आप पैकिंग करा रखा है, इसका कारण क्या है, मैं अन्य किसानों को प्रेरित करने के लिए कर रहा हूँ कि मेरे युवा, मेरी महिलाएं इस काम को करके अपनी आय बढ़ा सकती हैं। तीसरा, जो हमारे छुट्टा जानवर होते हैं, आपने सड़कों में बहुत छुट्टा जानवर देखे, उसकी समस्या का भी एक समाधान है। हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं, जो छुट्टा जानवर सड़कों में छूटे होते हैं और फसलों को नुकसान करते हैं, यदि किसान को दूध नहीं भी दे रहे हैं तो अगर हम चाहें तो उनको पालकर उनके गोबर से भी हम ऑर्गेनिक मतलब वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। ये अलग अलग जगहों में अलग अलग रेट में बनती है। मैडम, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर हमें इसका उत्पादन लागत अधिक आ जाती है क्योंकि हम पर्वतीय क्षेत्र में रह रहे हैं, लेकिन यही काम को अगर मेरठ और मुजफ्फरनगर का किसान करता है तो उनको गोबर भी फ्री मिलता है और पराली भी फ्री मिलती है, और हमें गोबर और पराली दोनों खरीदनी पड़ती है। इसलिए इसका रेट को में थोड़ा सा हमें उतना अच्छा पैसा नहीं मिल पाता क्योंकि मजदूरों की मजदूरी बहुत अधिक होगी, मैन पावर है नहीं। लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर हम इसको करें तो कहीं ना कहीं हम रासायनिक खादों के खर्चों से बच जाते हैं। मेरा रासायनिक खादों का 35,000 रुपया सालाना खर्च था, जिसको मैंने 0 कर दिया है।
अभी आपने बोला कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिससे जो महिलाएं हैं, खासकर अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो वो उनके लिए एक आय का स्रोत बन सकता है। तो इसके बारे में ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताइए। देखिए, हमारी पर्वतीय क्षेत्र की महिलाएं 18-18 घंटे काम करती हैं और उनका श्रम उन्हें कभी भी नहीं मिलता है। लेकिन आज जब हम देखते हैं कि लोग गोबर से दूर भाग रहे हैं, लेकिन हमारी पहाड़ की महिलाएं अभी भी सर में बहुत बड़ा गोबर का ढेर लेके कच्चे गोबर को खेतों में फैलाती हैं। अब हम उनको समझाना चाहते हैं कि आप बाँझ के पत्तों से या जो ये कच्चे गोबर को खेतों में फैला रहे हैं, इसको न फैलाएं, इससे हमारे कुरमुला या दीमक पैदा हो जाती है। तो अगर महिलाएँ अपना एक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक ग्रुप बनाने के बाद इसको पहाड़ों में एक तरीके से वर्मी कंपोस्ट की तैयारी करेंगे और उनको सरकार की भी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। सरकार अपने जो भी इनके हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वहाँ पर उन महिलाओं से कहें कि हम आपकी खाद खरीदेंगे, तो हमारी महिलाएं सशक्त होंगी, मजबूत होंगी। उत्तराखंड में या पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या जो रहती है वो पलायन की है, और आप इस खेती से आप जुड़े हुए हैं, तो आप जो युवा हैं हमारे, उनके लिए आप क्या संदेश होगा आप दोनों का? राहुल, पहले आपसे। मैं 35 कंट्री घुमा हुआ हूँ। मैंने लास्ट 2 ईयर्स में 35 कंट्री घूमी है और मैं जब भी सुपरमार्केट्स में जाता हूँ वहाँ पर एक ही चीज़ होती है कि ऑर्गेनिक चीज़ें इतनी हाई मात्रा में बन रही हैं और बिक रही हैं और उसकी आदमी मुँह मांगी कीमत देता है। तो वो हमारे यहाँ क्यों नहीं है? हमारे यहाँ 10 रुपये से 40 रुपये तक प्याज बढ़ता है, पर उसको ऑर्गेनिक के चक्कर में क्यों नहीं बेचते हैं उसको और आगे करके ना। तो अगर हम ऑर्गेनिक को बहुत बड़े स्केल पे करें उत्तराखंड में, तो हम एक स्विट्ज़रलैंड बन सकते हैं। हमारा एक प्रोडक्ट बन सकता है पूरे वर्ल्ड के लिए, जो कि मतलब हाई क्वालिटी का हो, एक स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं हम। एक मेरा वो भी मानना है। और दूसरा ये कि हमारी जो सॉइल है ना, जो हमारी मिट्टी है, वो सिर्फ 40 साल के लिए बची है। अगर आप 40 साल माने तो 80 हार्वेस्ट के लिए बस बची है। उसके बाद वो यूरिया, DAP, फर्टिलाइज़र, इन सब की उससे पूरी बंजर हो जानी है। तो अगर हम सॉइल को बचाते हैं, तो ऑर्गेनिक वगैरह यूज़ करते हैं, तो उससे हमारी सॉइल बच सकती है। अगले 20 साल में हमारी सॉइल पूरी नई हो सकती है जितनी 40 साल पहले थी। यही सवाल मेरा आपसे है, अजय। जी मैम, लगभग मैं अपने दोस्तों से कांटेक्ट करता रहता हूँ, तो अभी तक मैं देख रहा हूँ कि लगभग 90% जो युवा हैं या तो सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं या प्राइवेट नौकरी की तरफ भाग रहे हैं। और जो हमारा जो उत्तराखंड के लोग भी पलायन इसीलिए कर रहे हैं, सिर्फ नौकरी के लिए, चाहे देहरादून, चाहे मुंबई, चाहे दिल्ली, तो पलायन सिर्फ इसी वजह से हो रहा है। तो मैं ये चाहूँगा कि लोग स्वरोजगार अपनाएं, खुद का रोजगार करें। कुछ भी, ये नहीं कहूँगा वर्मी कंपोस्ट, बहुत सारे सरकार कई सारी सब्सिडीज़ दे रही हैं, चाहे मछली पालन है, बकरी पालन है, हर चीज़ में सब्सिडी है। तो खुद को स्वरोजगार करें, अपने साथ साथ अगले 10 लोगों को भी रोजगार दें, ताकि उनका पलायन भी बच सके। और सर, जाते जाते आखिरी सवाल आपसे, हमारे जो किसान हैं उनके लिए आपके क्या गुरु मंत्र होंगे? मैं अपने देश के किसानों से एक ही बात कहूँगा, क्योंकि आज हमारे ऊपर बहुत बड़ी एक चुनौती आ चुकी है। उस चुनौती को जो जहरीला पूरा जहर हमारे अनाज से लेकर ज़मीन तक फैल चुका है, उस अनाज के जहर को और ज़मीन के जहर को समाप्त करने के लिए एकजुट होने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि यदि आज हम सजग नहीं हुए तो हमारी आने वाली पीढ़ी बिल्कुल कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये कहूँगा कि कहीं समाप्त न हो जाए, मेरा यही कहना है। तो मैं किसानों से कहूँगा, खेती अवश्य करें, लेकिन हम जैविक खेती करें। किसान ऑफ इंडिया का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।